नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी इसी बहाने। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए इसी बहाने। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इन्होंने रसोई में झांक कर पूछा। बच्चों के लिए कुछ बना तो दूं? वहाँ से लौटते लौटते 8 साढ़े 8 हो जाता है। गनीमत है बच्चे हाथ से लेकर खा तो लेते हैं। हमारे साथ उन लोगों की भी परेड हो रही है। वहाँ से लौटकर मुझे इतना डिप्रेशन हो जाता है कि मैं बच्चों से हंसना बोलना भी भूल गई हूँ। मुझे भी वहाँ रोज़ रोज़ जाने का शौक़ नहीं है, पर देखती तो हो भाभी और बच्चे कितनी आतुरता से हमारी प्रतीक्षा करते हैं। हम लोगों के जाने से उन्हें कितनी राहत मिलती है। सो तो है, मैंने कहा और तैयार होने चली गई। तैयार क्या होना था, दिन भर की मुसी हुई साड़ी भर बदलनी थी, नहीं तो मौत के घर में कुछ भी पहनकर जाने से चलता है। उस वातावरण में कपड़ों की ओर कौन देखता है। कहीं भी गमी में जाना हो तो मेरे मन में एक हौल सा बैठ जाता है, और मरने वाला जब बहुत करीबी हो तो असमंजस बढ़ जाता है। न घर में रहते बनता है, न जाने के लिए पाँव उठते हैं। हरीश भाई साहब कहने को इनके दोस्त थे, पर दोनों में भाइयों सा प्रगाढ़ स्नेह था। इतने दिनों में ममता से भी मेरा बहनापा हो गया था, इसलिए रोज़ जाना ज़रूरी हो गया था। रास्ते में हमने सब्जी खरीदी, दूध और ब्रेड के पैकेट्स खरीदे, जुकाम खांसी और पेट दर्द की दवाइयाँ खरीदी। घर चाहे मृत्यु का हो, पर चाय पानी खाना पीना तो होता ही है। उसी के साथ छोटी मोटी शिकायतें भी चली आती हैं। वह हार्ट अटैक एक आंधी की तरह आया और घर की छत उड़ा ले गया था। घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य चला गया था। 3 दिन तक घर में 20 मेहमान रहे, पर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने लोगों का राशन पानी कहाँ से आ रहा है, दूध कौन ला रहा है, सब्जी कौन ला रहा है। सब लोग दिन भर बैठकर सिर्फ गपशप करते रहे। महिला मंडल ममता के पास बैठकर पिसूरता रहा। ऑफिस कैंटीन के एक व्यक्ति को यह बहला फुसला कर ले आए थे, वही रसोई घर संभाल रहा था। हम लोग पहुँचे तो घर में एकदम सन्नाटा था। हॉल में ममता और उसके देवर देवरानी भर थे। बच्चे शायद कोचिंग गए हुए थे। पढ़ाई का कितने दिन नुकसान करते। इन्होंने ही जोर देकर कहा था, बच्चों को अपना काम करने दो, इसी बहाने इस वातावरण से थोड़ी राहत पाएंगे। तीसरे के बाद अधिकांश मेहमान चले गए थे, पर हरीश भैया की बहनें रुकने वाली थीं, इसलिए मैंने छूटते ही कहा, दीदी लोग भी चली गईं क्या? वो तो 13वीं तक रुकने वाली थीं। दीदी लोग यहीं एयरपोर्ट के पास सन सिटी तक गई हैं, ममता की देवरानी अनुराधा ने बताया। क्यों? बड़ी दीदी के आकाश के लिए एक रिश्ता आया था, तो दीदी बोली अब आए ही हैं तो लड़की देख लेते हैं। लेकिन इस समय दीदी लोग तो फ्री हो गई हैं ना। मतलब बहन बेटी का सूतक सिर्फ 3 दिन का होता है और जीजा जी लोगों का तो सिर्फ 1.5 दिन का। मुझे इन शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं थी, बस उन लोगों का वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा सूतक नहीं है तो क्या हुआ, 13वीं तक तो रुक रही हैं ना, बाद में चली जाती। पर जीजा जी तो नहीं रुकेंगे ना। आदमी लोग काम धंधा छोड़कर कितने दिन रुक सकते हैं। जीजा जी कल ही बेंगलोर चले जाएंगे। इंदौर वाले जीजा जी भी कल चले जाएंगे। वे कार लेकर आए हैं, तो छोटी दीदी बोली लड़की वालों के यहाँ तांगा रिक्शे में जाना अच्छा नहीं लगता, कार में जाने में रौब पड़ता है। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। एक आध बार ममता की ओर ज़रूर देख लिया था। वह रोज़ की तरह निस्पंद चुपचाप बैठी थी। उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। पहाड़ सी जिंदगी और बच्चों का भविष्य उसके सामने था। उसे इस सन सिटी वाले रिश्ते में क्या दिलचस्पी होती। कोई 2 घंटे बैठने के बाद हम लोग उठे। दरवाजे पर ही उन लोगों से मुलाकात हो गई। यह क्या, हम लोग आए और तुम लोग चल दिए? छोटी दीदी बोली। हम लोग काफ़ी देर से आए हुए थे, मैंने रुखाई से कहा। हाँ, हम लोगों को थोड़ी देर हो गई, बड़ी दीदी बोली। एक तो वह जगह काफ़ी दूर है
और उन लोगों ने जल्दी उठने ही नहीं दिया। इतनी आओ भगत की कि क्या बताएं। अरे भाई, ये तो पूछ लो कि हम लोग गए कहाँ थे। छोटी दीदी का उत्साह जैसे छलका पड़ रहा था। वह सब कुछ बताने के लिए उतावली हो रही थी, बस चाहती थी कि हम एक बार पूछ तो लें। मैंने दुष्टता से उनके उत्साह पर पानी फेर दिया। अनुराधा ने बताया था, मैंने सपाट स्वर में कहा। जब पता है देवी तो यह तो पूछ लो कि लड़की कैसी है। छोटी दीदी ने ताना दिया। कैसी है? एकदम ब्यूटी क्वीन है। दीदी के पूरे खानदान में इतनी सुंदर बहू अब तक नहीं आई है। मैंने तो कहा था कि लगे हाथ शगुन भी कर डालो। ऐसे कैसे शगुन कर दें? एक बार आकाश लड़की देख तो ले, बड़ी दीदी बोली। वो तो देखते ही हाँ कर देगा, शर्त ले लो। छोटी दीदी के उत्साह का अंत नहीं था। लौटते समय मैंने इनसे कहा, छोटे भाई की असमय मृत्यु के शोक से दोनों बहनें इतनी जल्दी उबर जाएंगी, यह नहीं सोचा था। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, इन्होंने कहा। इसे प्रैक्टिकल होना नहीं, असंवेदनशील होना कहते हैं। बेंगलोर कोई अमेरिका है कि आप दोबारा नहीं आ सकते? हर काम का एक समय होता है। एक बात कहूँ, ये बोले, लड़की पता नहीं कैसी है, पर लगता है पार्टी बहुत तगड़ी है। बंगले का, गाड़ियों का, स्वागत सत्कार का वर्णन सुना था ना। सब तामझाम देखकर इन लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसी मोटी मछली कोई छोड़ता है भला? तर्क शायद इनका ठीक ही था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मन बड़ा खराब हो गया। फिर 13वीं भी आ पहुंची। घर में फिर से भीड़ भाड़ हो गई। उस दिन मैं मेहमानों के हुजूम में परिचित चेहरे तलाशने की कोशिश कर रही थी कि एक सुदर्शन नौजवान ने आकर मेरे पैर छू लिए। खुश रहो बेटा, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरे ये आकाश है, बड़ी दीदी ने बताया। फिर फुसफुसाकर बोली, मैंने इसे बुला लिया था, इसी बहाने लड़की भी देख लेगा। हाँ, इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है। वही तो, दीदी ने मेरे व्यंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा। ममता भी खुश हो जाएगी कि मामा का लाडला 13वीं पर आ गया है। ममता के पास खुश होने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है सिवाय इसके। 15वें दिन भजन संध्या का आयोजन था। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस इसके बाद रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी ना? मुझे तो जाना पड़ेगा। भाभी की पेंशन का काम करवाना है, अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी लगवानी है। उसके भाई भाभी लिवाने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा था 15 दिन के लिए हो आए, बच्चों को मैं देख लूँगी। भाई के पास कभी भी जा सकती हैं, पर ये 2 काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज भी ज़रा जल्दी ही चलेंगे हम लोग, व्यवस्था हम ही को देखनी है। शाम को पहुंची तो अनुराधा कहीं दिखाई नहीं दी। ननंद भौजाई पार्लर गई हैं, ममता की भाभी ने बताया। ये मात्र खबर नहीं थी, उसमें व्यंग का पुट भी था। बेचारी अनुराधा 15 दिन बाद घर से निकली थी तो उस क्षण को सार्थक कर रही थी। भजन संध्या के लिए एक मंडली बुलाई गई थी। 1 घंटा गाने के बाद उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। बोले, आप लोगों में से कोई गाना चाहे तो स्वागत है। एक कन्या ने बड़ी ना नुकुर के बाद गाना शुरू किया। छोटी दीदी ने कान में फुसफुसाकर कहा, इसे ध्यान से सुनना और फिर किचन में आ जाना, कॉफ़ी बनानी है। लड़की ठीक ही गा रही थी। पता नहीं क्यों अक्सर लड़कियां मैंने राम रतन धन पायो ही गाती हैं। फिर अनजाने ही मन लता मंगेशकर से तुलना करने लगता है और उस तुलना में वे कमतर ठहरती हैं। कैसी लगी? मेरे किचन में जाते ही दोनों बहनों ने पूछा। ठीक ही थी, वैसे आवाज़ खास नहीं है, पर गाना ठीक ठाक गा रही थी। पागल, छोटी दीदी चहकी। तुमसे गाने की समीक्षा करने के लिए किसने कहा था? लड़की कैसी लगी? अब मेरी ट्यूबलाइट जली। क्या ये वही लड़की है? हाँ, बड़ी दीदी ने कहा। मैंने उन लोगों को भी निमंत्रण दे दिया था, सोचा इसी बहाने सब लोग लड़की देख लेंगे। औरों का तो ठीक है, पर ममता अभी कहीं बाहर नहीं जा सकती ना। जैसे ममता आकाश की दुल्हन देखने के लिए मरी जा रही हो। मैंने कहा, दीदी आप तो जीजा जी को बुला लो और लगे हाथ सगाई भी निपटा लो। मेहमान सब आ ही गए हैं। इन मेहमानों का मैं क्या करूं? मेरे ससुराल वाले भी तो होने चाहिए।
तो उन्हें भी बुला लो ना। नहीं रे, अभी 1.25 महीने तक इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। सगाई अब अपने घर जाकर ही करूँगी। इसी बहाने लड़की वाले भी मेरा घर देख लेंगे। और तुम लोगों को भी ज़रूर आना है। सगाई में ना सही, पर शादी में ज़रूर आना है। मेरा मन हुआ कि कहूँ, दीदी शुभ कार्य का निमंत्रण अभी इस घर में क्यों दे रही हो। फिर सोचा कि दीदी तो शुभाशुभ की कल्पना को कब से पार कर चुकी हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।